साथियों नमस्कार। आज की इस रविवारी गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, आज का विषय कि 17 नवंबर को आयोजित इस संगोष्ठी का विषय है ट्रंप की जीत के मायने। ट्रंप की जीत के मायने को समझना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि पिछले कई दिनों से अगर लगातार देखा जाए, बल्कि दिनों की बजाय मैं कहूँ महीनों से देखा जाए, तो अमेरिकी चुनाव को लेकर के भारतीय मीडिया में और मीडिया के द्वारा लोगों के अंदर भी लगातार दो तरीके की बातें प्रचारित और प्रसारित की जाती हैं। एक तरफ ट्रंप की प्रतिद्वंदी कमला हैरिस जी को लेकर के कि वो भारतवंशी हैं और वो चुनाव जीतेंगी तो भारत के साथ उनके संबंध अच्छे होंगे, अमेरिका और भारत के संबंध अच्छे होंगे। और आज के कहा जा सकता है 15 दिन पहले एक भाषण काफ़ी लोकप्रिय हुआ ट्रंप जी का, कि उन्होंने कहा कि हिंदुओं को लेकर के और हिंदुस्तान को लेकर के आखिर बात क्या हो रही है। और उससे लोगों को लगा भी, और मीडिया में इस तरीके की बात भी हुई कि ट्रंप के उस भाषण की वजह से भी बहुत सारे हिंदू जो अमेरिका में हैं, जो भारतीय अमेरिका में हैं, उनके वोट्स ट्रंप के पक्ष में गए। लगातार अमेरिका के चुनाव की बात की जाए, जहां पर सिर्फ दो पार्टियां हैं और जो चुनाव लड़ती हैं, कभी एक पार्टी हावी होती है, कभी दूसरी पार्टी हावी होती है। और हर बार चुनाव में यह हमें दिखाया जाता है कि ये पार्टी अगर चुनाव जीतेगी या अमुक व्यक्ति चुनाव जीतेगा तो जितनी भी नीतियां हैं उनमें काफ़ी बड़ा बदलाव होगा, और उस बड़े बदलाव के कारण पूरा विश्व एक नई इबारत को लिखेगा। लेकिन इस तरीके का बदलाव कहीं नज़र नहीं आता है। चाहे कोई भी पक्ष रहा हो, हमेशा हर एक पक्ष ने कॉरपोरेट शक्तियों को मजबूत ही किया है। और ट्रंप ने तो सीधे तौर पर कहा है कि हाँ, मैं कॉरपोरेट शक्तियों के साथ में हूँ। और ट्रंप साहब के जो एक मित्र हैं, उनके बारे में ही आज एक अखबार में पढ़ रहा था कि उन्होंने एक नया और भी जो है विचार अपना शुरू किया है कि अब कुछ समय के बाद दिल्ली से लेकर के और आप वॉशिंगटन तक आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। मैं इस तरीके का जो है प्लेन बनाने की बात कर रहा हूँ। एलन मस्क साहब जो है अलग तरीके से सोचते हैं और अलग तरीके की दृष्टि को वो जो है प्रचारित और प्रसारित करते हैं। वो चीज़ें होंगी या नहीं होंगी वो एक अलग बात है, लेकिन हमें दिखाया क्या जा रहा है, हमारे सामने पेश क्या किया जा रहा है, हमें किस सोच की ओर प्रेरित किया जा रहा है, ये कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए कि ट्रंप जीते हैं और हम सब का भविष्य क्या होगा, पूरे विश्व का भविष्य क्या होगा, ट्रंप की जीत के वास्तविक मायने क्या हैं, तो हम सब के बीच में अनिल कुमार श्रीवास्तव जी, हम सब स्वागत करते हैं अनिल जी का, और अनिल जी से अनुरोध करते हैं कि वे अपने विचारों को हम सबसे साझा करें। स्वराज विद्यापीठ और स्वप्निल जी का एक बार पुनः धन्यवाद कि आपने अपने बीच में एक बार फिर बुलाया, और एक ऐसे विषय पे बुलाया जिसके बीच में सर ने जैसा कहा कि दिनों से नहीं बल्कि महीनों से चर्चा शुरू हो रही है। महीनों से चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यूएस का जो इलेक्शन है उसका प्रोसेस काफ़ी पहले शुरू हो जाता है। तो हम लोग सीधे टॉपिक पे आएंगे क्योंकि टॉपिक काफ़ी वास्ट है। ट्रंप की जीत के मायने आज का टॉपिक है। देखिए, अमेरिका के बारे में एक चीज़ बहुत प्रचलित है और कही जाती है कि अमेरिका में राष्ट्रपति बदलते हैं, वहाँ की नीतियाँ नहीं बदलती हैं।
लेकिन इस बार के जो राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम रहे वो ये बताते हैं कि इस बार नीतियां भी बदल रही हैं राष्ट्रपति बदलने के साथ। अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति रहे, अब अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं डोनाल्ड जूनियर ट्रंप, जो 20 जनवरी को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। देखिए, ट्रंप के बारे में उनकी पॉलिसीज़ क्या होंगी, सबसे पहले तो थोड़ा बहुत हमें उनकी पर्सनैलिटी के बारे में जान लेना चाहिए। He is actually a businessman, and he runs a empire from this end of the world to that end of the world. इंडिया में भी उसकी बहुत सारी कंपनियां हैं, तो एक्चुअली ही इज़ अ बिजनेसमैन एंड ही सेल्स हिज पॉलिसीज़ लाइक अ सेल्समैन। तो वो बिल्कुल वो वैसे ही अपनी पॉलिसीज़ को बेचते हैं जैसे आपके दरवाजे पे दरवाज़ा खटखटा के कोई आदमी अपनी पॉलिसीज़ बताता है या अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है, बिल्कुल वो वही करने जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव का महत्व, जैसे सर ने कहा कि हर आदमी एक अपेक्षा लगा रखा था कि दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आज जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे उसको हम लोग 3 सेक्शंस में देखेंगे। अमेरिका पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ पे, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एज अ इंडिविजुअल कंट्री और एज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और वर्ल्ड पर क्या एक परिणाम पड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के अगर हम 2016 की इलेक्शन कैंपेन को देखें और इस साल के 2024 के इलेक्शन कैंपेन को देखें, बहुत सारी सिमिलरिटीज़ है। जो उनका एक फेमस स्टेटमेंट है जो वो बार बार, और जिसको टोपी लगा के वो अपनी हर रैली में कहते हैं, वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। हर बार ये इस बात को कहते हैं। इस बार के इलेक्शन में भी वही रहा जो 2016 के इलेक्शन में था, लेकिन उसके एस्पेक्ट्स थोड़ा सा बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप की जो एक कहते हैं कि जो उनका एक पर्सनैलिटी है, वो पर्सनैलिटी हम जैसी सोचते हैं इंडियन पॉलिटिशियंस के बारे में कि राजनीतिज्ञों में संत मिलेगा या संतों में राजनीतिज्ञ मिलेगा, वो वैसी वेस्टर्न में नहीं मानी जाती है। वो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी, और मतलब आप कह सकते हैं कि एक बॉलीवुड स्टार में जो अच्छाइयाँ कमियाँ यहाँ की जनता ढूंढती है, वो शायद वहाँ ट्रंप में भी दिखाई देती हैं। इसीलिए उनको आप अलग अलग तरह से देख सकते हैं। उनके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री है जो नेटफ्लिक्स पे मौजूद है, उसको आप लोग देखेंगे तो उस पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि उन्होंने कैसे ट्रंप, मतलब कहते हैं ना कि जैसे एक बिजनेसमैन होता है, अगर उसे कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो उस प्रोजेक्ट को वो कंप्लीट करने के लिए वो साम दाम दंड भेद जो भी वो अपनाता है, वो सारे ट्रंप ने अपनाए। अमेरिका में जिस दौर में 70s और 80s में स्काई स्क्रेपर्स बनने शुरू हुए थे, उसमें ट्रंप का सबसे बड़ा नाम था। ट्रंप टावर के नाम से न्यूयॉर्क में, विस्कॉन्सिन में, अलग अलग स्टेट्स में जो जो प्रोजेक्ट्स के बने, वो उसने कैसे बनवाए, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के बीच में जो गठजोड़ होता है वो वहाँ पर देखने को मिलता है। इस डॉक्यूमेंट्री में पूरा ये वेल डॉक्यूमेंटेड तरीके से दिखाया गया है। तो हम इसी बात से इस बात को ध्यान में रखें ट्रंप के बारे में जानने से पहले कि ही इज़ अ बेसिकली अ सेल्समैन, और वो अपनी पॉलिसीज़ आपको बेच रहे हैं। आपको नहीं बेच रहे हैं, अमेरिकन पीपल को बेच रहे हैं, अमेरिकन लोगों को बेच रहे हैं। जब हम लोग ये सोचते हैं कि विश्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका असर अमेरिका से ही है। अमेरिका पे जो प्रभाव पड़ेगा उसी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव भारत या विश्व पर पड़ेगा, लेकिन हम उसको डायरेक्ट जोड़ने लगते हैं। और भारतवंशियों की एक बड़ी भूल है, या कह लीजिए उनका विनम्र स्वभाव कह लीजिए, कि जब भी भारतीय मूल का कोई राजनीतिक अमेरिका में ऊंचे पद पर पहुंचता है तो वो सोचते हैं कि हमारे घर का व्यक्ति पहुंच गया और हमारे लिए कुछ करने जा रहा है। ये बिल्कुल गलतफहमी है। जब एक अमेरिकी या किसी भी मूल का व्यक्ति बड़े किसी यहाँ पहुँचता है तो शायद वहाँ के लिए कुछ भी करता नहीं है। कमला हैरिस से ऐसी उम्मीद थी तो वो भी कुछ फुलफिल नहीं होती अगर वो इलेक्शन जीतती भी। तो विवेक रामास्वामी एक नाम और आजकल एक हिंदू लेडी का आ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निकी हैली हैं, विवेक रामास्वामी हैं, या जो बड़े बड़े पद पर बैठे वहाँ लोग हैं। तो वो एक भ्रम है। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि वी हैव टू बी रियलिस्टिक व्हेन वी एनालाइज द सिचुएशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये इसके बारे में ये बात कही जाती है। तो 2-3 चीज़ें क्लियर कर लीजिए। इज़ अ सेल्समैन एंड ही ट्राइज टू सेल अमेरिकन पॉलिसीज़ टू द वर्ल्ड। तो इन चीज़ों को अपने ध्यान में रख के अगर हम शुरुआत करेंगे तो शायद हम कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, अमेरिका के इलेक्शन में इस बार कुछ मुद्दे रहे जो प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका से और अप्रत्यक्ष रूप से विदेश से और भारत से भी जुड़े रहे। उसको एक एक करके अगर हम लोग समझेंगे तो सारी पिक्चर क्लियर होगी।
अमेरिका के इलेक्शन में इस बार जो सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा था वो था इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर। ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा और अभी भी चर्चा में रहा, और कहा जाता है कि कमला हैरिस इस मामले में बिल्कुल उसी सिचुएशन में आई जैसे भारत में जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज जो कहा जाता है वो उस मामले पर लेकर आई। इमिग्रेशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अमेरिका में है। कहा जाता है कि पूरी दुनिया में लोग एक अमेरिकन ड्रीम को जीने के लिए अमेरिका में जाते हैं, लीगल तरीके से और इलीगल तरीके से। लीगल तलाक तो एक अलग इशू हो गया, लेकिन जो इलीगल तरीके से अमेरिका में घुसने का प्रयास करते हैं वो चारों तरफ अमेरिका के, चाहे एक तरफ पैसिफिक हो, अटलांटिक हो, ऊपर कनाडा हो, नीचे मैक्सिको हो, तो वहाँ से वो इलीगल इमिग्रेशन होता है वो बड़ा खतरनाक है वहाँ पे, और उसके बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल हैं। तो 16 के इलेक्शन में और इस बार के इलेक्शन में ट्रम्प का ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि इमिग्रेशन पॉलिसी को हम सख्त बनाएंगे एंड वी विल थ्रो एवरी इलीगल इमिग्रेंट फ्रॉम अमेरिका। ऐसे आंकड़े आ रहे हैं कि 11 मिलियन लोग हैं जो अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं और जो लो कॉस्ट और लो एफिशिएंसी के जॉब्स हैं उनको कर रहे हैं। इसका एक बड़ा मुद्दा ये है कि अमेरिका में वो कहा जा रहा है कि जॉब स्टीलर्स उनको कहा जा रहा है कि जो लो कॉम्पिटिटिव जॉब्स हैं, लो कॉस्ट जॉब्स हैं और लो एफिशिएंसी जॉब्स हैं उनको वो छीन रहे हैं जो अमेरिका के मूल लोग हैं, और वहाँ पर एक अनरेस्ट की सिचुएशन पैदा हो रही है जिसका लाभ इस बार रिपब्लिकन पार्टी ने अपने कैंपेन में उठाया। 16 में भी उठाया था, ये मुद्दा वहाँ पर भी था। इसी के साथ जो इस बार नेशनल कन्वेंशन हुआ अमेरिका में, जो प्राइमरीज को इलेक्ट करने का एक प्रोसेस होता है, उसमें डोनाल्ड जे ट्रम्प ने कहा कि वी विल ड्राइव द यूएस हिस्ट्रीज लार्जेस्ट मास डिपोर्टेशन प्लान, जिसके तहत हम 11 लाख लोगों को बाहर करेंगे, अमेरिका से डिपोर्ट करेंगे उनको। और उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको डिटेन करेंगे और फिर हम उसको डिपोर्ट करेंगे। सुनने में ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। आइडेंटिफाई करने से लेकर डिपोर्ट करने तक में बहुत सारे इश्यूज सामने आएंगे जिसको फेस करना पड़ेगा। और एक एस्टिमेट कॉस्ट किया जा रहा है कि अगर ये 4 सालों में अगर ऐसा होता है जैसा ट्रंप ने अपनी स्पीचेस में कहा है, तो लगभग इट विल कॉस्ट $360 बिलियन, और जो एक बहुत बड़ी जिससे कहते हैं रकम होती है। और एक प्रोसेस, क्योंकि इसमें जुडिशियल प्रोसेस के साथ एग्जीक्यूटिव प्रोसेस, लीगल प्रोसेस, सारे प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, तो ये इतना आसान नहीं है। तो एक नंबर 1 इशू। इसी से एक जुड़ा इशू है मैक्सिको के साथ वॉल बनाने का। ट्रम्प ने, याद हुआ आपको, तो 16 में ये कहा था कि हम मैक्सिको के साथ एक वॉल बनाएंगे। काफ़ी हद तक वो वॉल बन भी गई है, लेकिन बाइडेन के आने के बाद वो काम रुक गया था। और मैक्सिको के साथ जो वॉल है वो अमेरिका ने कहा था कि हम इसका पैसा मैक्सिको से ही लेंगे, ट्रंप ने उस समय कहा था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो 11 मिलियन लोग कहे जा रहे हैं उसमें से 4 मिलियन लोगों की संख्या मैक्सिको से है जिनका बॉर्डर सटता है और वो अमेरिका में घुसने का प्रयास करते हैं। ये एक बड़ी समस्या है। तो ये इस बार के यूएस इलेक्शन में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और ट्रंप इस पर एक एग्रेसिव रोल में रहे और एग्रेसिव कैंपेन इसके लिए चलाया। ट्रंप ने तो मतलब आप सुन के आपको हंसी भी आएगी कि 1898 का एक एक्ट है जो उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉन एडम्स। उस एक्ट को कहा जाता है एलियन एनिमी एक्ट। एलियन एनिमी एक्ट उन्होंने कहा, ट्रंप ने कहा मैं जब इस बार इलेक्ट हो जाऊंगा 20 मई को, तो मैं इसको इन्वोक करूंगा, फिर से लागू करूंगा, 1898 के एक्ट को फिर से इन्वोक करूंगा। ये एक्ट क्या कहता है? ये एक्ट कहता है कि ये एक्ट मानता है कि आपके यहाँ जो फॉरेनर इलीगल तरीके से रह रहे हैं वो एज अ एग्रेसर है, ही इज़ अ एनिमी या ही इज़ अ एक्सटर्नल एनिमी विदाउट यूनिफॉर्म, उनको हम बाहर निकालेंगे। 2016 में जब ट्रंप की गवर्नमेंट थी, 2016 से 20 तक, तो उन्होंने एक रूल बनाया था जिसको कहा जाता है टाइटल 42, जिसके तहत इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया जाता था, और ये काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा था। लेकिन फिर बाद में जब बाइडेन गवर्नमेंट के आने के बाद इसको रोक दिया। अब ये जो इमिग्रेशन की जो पॉलिसी है, इसका इम्पैक्ट आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंडियन इकोनॉमी से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं इलीगल तरीके से, वो रेमिटेंसेस के रूप में पैसा भेजते हैं भारत में, तो वो भारत की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। लेकिन वो उस पर इम्पैक्ट पड़े, बाद में हम लोग उस पर आएंगे। तो ये एक बड़ा इशू है जिस पे कमला हैरिस काफ़ी पीछे चली गई, क्योंकि जिनको वो निकालने की बात कर रहे हैं वही कमला हैरिस का काफ़ी हद तक वोट बैंक है।
जैसे ठीक आप वही समझ सकते हैं जो हमारे यहाँ एनआरसी क्या और सीए को लेकर जो इशू बना, उस पर कांग्रेस और बीजेपी का जो स्टैंड आउट था, वही स्टैंड एक तरह से यूएस में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच में बना, और ये एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। और ट्रम्प ने इस पर बहुत एक एग्रेसिव भूमिका निभाई और रिपब्लिकन पार्टी भी इस पे, और उन्होंने अभी हालांकि वो 20 जनवरी को पदभार ग्रहण करेंगे, लेकिन उन्होंने जो अपने कहते हैं कि कैबिनेट के लोग नए चुनने शुरू कर दिए हैं, उसमें कई ऐसे सारे नाम हैं जो इस पॉलिसी को लेकर बहुत मतलब एग्रेसिव भूमिका में है, और कहा जा रहा है कि जब वो पदभार ग्रहण करेंगे तो वो एक बड़ा मुद्दा बनेगा। तो इमिग्रेशन जो है यूएस में एक बड़ा मुद्दा है। ये भारत से भी एक जुड़ा मुद्दा है, हालांकि डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली लूप में। देखिए जो H1B वीज़ा है वो लेके जो इंडियन हाईटेक कंपनी के लोग जाते हैं, वो काम करते हैं वहाँ पे, वो अलग इशू है। लेकिन जो नॉन इलीगल तरीके से जो इंडिया से लोग जाते हैं वो एक बड़ा मुद्दा है। अभी इसको पहले लेके बॉलीवुड में एक फिल्म भी आई थी डंकी। ये समस्या आज की नहीं है, काफ़ी बड़ी समस्या है, और कई बार ऐसा रिपोर्ट हुआ है कि इलीगल तरीके से घुसने के चक्कर में कई सारे इंडियन बर्फ़ में जम जाते हैं या मारे जाते हैं या पकड़ लिए जाते हैं, पकड़ के फिर डिपोर्ट कर दिए जाते हैं। बहुत बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की जो सिर्फ इंडिया से ही नहीं, अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, खासतौर से साउथ अमेरिका और ये अफ्रीका के देशों से वहाँ जाके रहते हैं, और जो छोटे मोटे काम हैं वहाँ पे वो करते हैं। ये एक बड़ा, लेकिन ये डेमोक्रेट पार्टी का वोट बैंक भी हो गया है। आपको जान के एक फैक्ट हम बताते हैं, बड़ा आश्चर्य होगा कि इस बार जो कमला हैरिस का मतलब मेजॉरिटी ऑफ द जो वोट मिले हैं उनको, उसमें से ऐसे लोगों के जो मिले हैं जिनके पास कोई आईडी कार्ड नहीं था, और आईडी कार्ड उन्हीं लोग के पास नहीं रहेगा जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। और ट्रंप को ज़्यादातर जो वोट मिले हैं वो उनको मिले हैं जिनके पास लीगल आईडी कार्ड्स थे। इससे पता चलता है कि ये अमेरिका में एक बहुत बड़ा इशू बन गया ये, जो वहाँ के मूल निवासी हैं या जिनकी नागरिकता वहाँ मिल गई, या उन लोगों के बीच में जो बाहर से आए हैं और अवैध तरीके से वहाँ पर रह रहे हैं। ये एक बड़ा मुद्दा वहाँ पर बन गया। ये फैक्ट्स भी दिखाते हैं, और इसको लेकर एक अफ्रीकन एशियन मूल के लोग हैं, इंडियन एशियन मूल के लोग हैं, ये वहाँ पे वो काफ़ी बड़ा मुद्दा बना गया। इमिग्रेशन पॉलिसी अमेरिका में ट्रंप के जीतने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। दूसरा मुद्दा जो इस बार के यूएस के इलेक्शन में सबसे हावी रहा, वो कह सकते हैं अबॉर्शन पॉलिसी। ये काफ़ी चर्चा में रहा, गर्भपात से संबंधित कानून। देखिए गर्भपात अमेरिका में और पूरी दुनिया में होता है, आया है। ये हेल्थ इशू भी है, महिलाओं से जुड़ा मुद्दा भी है, और एक नैतिक रूप से भी इसकी एक कह सकते हैं कि संभावना रहती है हमेशा। ये अमेरिका में लंबे समय से ये राजनीतिक रूप से कोई मुद्दा था नहीं, लेकिन इस बार के इलेक्शन में ये एक बहुत बड़ा, जब प्रेसिडेंशियल डिबेट आप देखेंगे, एक डिबेट आई थी जिसमें कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक हीटेड डिबेट हो गई थी इस मुद्दे को लेकर, एबॉर्शन पॉलिसी को लेकर। अभी वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक जजमेंट दिया, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने, फेडरल कोर्ट ने, कि यूएस में जो एबॉर्शन होगा वो इलीगल है, और इलीगल है, लेकिन स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया गया, वो अपनी स्टेट्स में अलग अलग कानून बना सकते हैं। इसमें टेक्सास एक पहला स्टेट ऐसा निकला जिसने एक ऐसा कानून बना दिया जिस पे लोग गुस्सा भी हैं और लोग हंस भी रहे हैं। टेक्सास ने एक कानून बनाया है कि अगर 6 हफ्ते का भ्रूण है और उसके बाद अगर उसका गर्भपात कराया जाता है तो वो इलीगल होगा। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो करेगा या जो उससे जुड़ा हुआ होगा उसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति जिसकी जानकारी में बात आएगी वो उसके खिलाफ मामला कर सकता है, न्यायालय में वो जा सकता है। तो इसको लेके बहुत एक हीटेड डिबेट हो गई वहाँ पर, और अब स्टेट्स के ऊपर फैल गया है। और ये धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको कहा है, सपोर्ट किया है कि हम जो है ये एबॉर्शन के विरोध में इसको इलीगल घोषित कर दिया, क्योंकि जबकि इस मामले में कई सारे मुद्दे हैं। जो डेमोक्रेट्स हैं और कमला हैरिस की जो पार्टी है वो इसके पक्ष में है। वो कह रहे हैं कि ये एक ह्यूमन राइट से जुड़ा हुआ इशू है, क्योंकि अगर एक महिला के गर्भ में कुछ है तो महिला के शरीर में है, और ये उसी को, महिला को अधिकार होना चाहिए कि वो आगे उसको कंटिन्यू करना चाहती है या इसको आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती है। तो ये लेके बहुत हीटेड डिबेट है। अब अगर इसकी हिस्ट्री में हम जाएं तो 1973 में इसी सुप्रीम कोर्ट ने एबॉर्शन को लीगल घोषित कर दिया था। एक बहुत फेमस वहाँ का केस हुआ था रोब वर्सेस वेड का। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एबॉर्शन पूरी तरह से लीगल है।
अगर हम इंडिया से थोड़ा सा कंपेयर करें तो इंडिया में जो एबॉर्शन है वहाँ पे कहा जा रहा है कि 22 हफ्ते तक एबॉर्शन कराया जा सकता है। प्रेगनेंसी के 22 हफ्ते तक एबॉर्शन कराया जा सकता है। अगर वो रेप या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट से आगे बढ़ के मुद्दा है तो शायद उसकी लिमिट 24 हफ्ते कर दी गई है। आप लोग उसको थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिए, ये अभी लेटेस्ट की न्यूज़ है। तो इस मामले में कहा जाए कि तो इंडिया इज़ फार बेटर देन अमेरिका। वहाँ मतलब इस सिचुएशन में अगर महिला के कॉन्टेक्स्ट से देखा जाए, ये एक बड़ा मुद्दा था डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच में, जिसका काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज ट्रंप को भी मिला और इसका एडवांटेज उनको भी मिला, कमला हैरिस को भी। लेकिन वो थोड़ा सा इस मामले में पिछड़ गई। ट्रंप ने यहाँ पे क्या किया कि थोड़ा सा एक पॉलिसी का फ़ायदा ले, उन्होंने कहा कि हम स्टेट के ऊपर छोड़ देंगे और स्टेट इसको लेकर डिसाइड करें। अलग अलग, अरकानसास पहला स्टेट है जिसने इसको लेकर कानून बनाया, दूसरा टेक्सास है, और वहाँ पर अभी मिसिसिपी में एक और मुकदमा चल रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि शायद वहाँ पर ये फैसला फिर से पलट जाए, फेडरल कोर्ट इसको पलट दे। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट, इसको लेकर बहुत सारे वहाँ प्रदर्शन हुए और बहुत सारे इश्यूज़ वहाँ पर फैले। तीसरा जो अमेरिका की पॉलिसी बड़ा मुद्दा आया था वो था टैक्स कट और रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। इसको लेकर एक काफ़ी वहाँ पे डिबेट हुई और सर जानते भी होंगे उसके बारे में कि वहाँ पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार अपनी स्पीच में इसको कहा कि हम टैक्स को कम करेंगे और जो बेकार की स्पेंडिंग्स है उसको कम करेंगे धीरे धीरे। और इसी को लेकर जो इन्होंने एक नया डिपार्टमेंट बना दिया है, DOGE, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसमें एलॉन मस्क, रामास्वामी इन सबको ले आए हैं कि ये एक सजेस्ट करेंगे कि क्या क्या की चीज़ें इसमें की जाएंगी। देखिए, US का कहना है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग, हम ट्रंप का कहना है कि हम ऐसी जगह स्पेंडिंग कर रहे हैं जो हमें करनी नहीं चाहिए। जैसे नाटो में 32 कंट्रीज़ हैं, सबसे ज़्यादा उसमें जो डोनर बड़ा है वो अमेरिका है। वो कहता है हम दूसरे का खर्चा हम क्यों उठा रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर में हम पैसा खर्च क्यों कर रहे हैं, दुनिया में जहाँ भी समस्या हो रही है हम पैसा खर्च क्यों कर रहे हैं। तो हम उन खर्चों को कम करेंगे, हम टैरिफ्स लगाएंगे। जैसे इंडिया को उन्होंने कहा है कि इंडिया इज़ अ बिगेस्ट चार्जर, तो हम इंडिया, जैसे आप इसको सिंपल सर इकोनॉमिक्स के हैं सर, बता पाएंगे ज़्यादा बेहतर, हम लोग तो नहीं बता पाएंगे, तो पॉलिटिकल साइंस के हैं। जैसे अगर ए कंट्री ने बी कंट्री को कुछ बेचा तो बी कंट्री के पास टैरिफ रेट इतने ज़्यादा हैं क्योंकि वो अपने यहाँ के जो प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि आप अपने टैरिफ्स को कम करिए, नहीं तो हम आपके अपने टैरिफ बढ़ा देंगे जिससे आपका सामान हमारे यहाँ उल्टा हो जाएगा। तो इसको लेकर काफ़ी डिमांड की जा रही है और ये एक बड़ा खतरा है इंडिया के ऊपर कि ऐसा हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी है जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात को, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स कम करेंगे। जैसे आपको याद हो जब 2014 में मोदी आए तो उन्होंने कहा था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का एक कॉन्सेप्ट दिया था, कुछ वैसी ही बात डोनाल्ड ट्रंप भी वहाँ पर कर रहे हैं कि सरकार कम होगी लेकिन रोल उसका ज़्यादा होगा। कई सारे डिपार्टमेंट्स को हम मर्ज कर देंगे। जैसे आपने यहाँ देखिए इंडिया में मोदी ने कई सारे मंत्रालयों को मर्ज करके एक मंत्रालय बना दिया जो अलग अलग, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का अलग मंत्रालय था, शिपिंग का अलग मंत्रालय था, अब काम दोनों एक ही जैसा कर रहे हैं तो दोनों को आपस में मर्ज कर दिया और एक डिपार्टमेंट बन गया। तो ठीक वही काम वहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रंप करने की बात कर रहे हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो थोड़ा अमेरिका से हट के बाहर का है वो है रशिया यूक्रेन का क्राइसिस। ये बहुत चलता है, लगभग फरवरी में हमें लगता है 3 साल हो जाएंगे इस युद्ध को और ये बहुत लंबा युद्ध चलता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्पीच में कहा है कि आई विल एंड दिस वॉर इन 24 आवर्स, 24 घंटे में हम इस युद्ध को ख़त्म कर देंगे। पता नहीं कैसे करेंगे, अब ये बात तो समझ के परे है कि 24 घंटे में वो युद्ध को ख़त्म कर देंगे। और आश्चर्य की बात यह है कि पुतिन ने ट्रंप का इलेक्शन का रिजल्ट आते ही तुरंत उनको बधाई भी दे दी। तो इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे कुछ आपस में गठबंधन है या कुछ आपस में एक सहमति बनी हुई है। अभी कई जगह मीडिया रिपोर्ट्स में, कई सारे बड़े बड़े अखबारों में, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स है, वॉशिंगटन पोस्ट है, द गार्जियन है, इसमें एक कहा जा रहा है एक प्रपोज प्लान है कि वो युद्ध को रोकने का। वो प्लान ये है कि जैसे यूक्रेन में आप अगर देखेंगे तो यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ैपोरेजिया जो उसका पार्ट है और क्रीमिया जो इस समय रशिया के कब्जे में 2014 से कब्जे में है, उस एरिया को रशिया कंट्रोल्ड एरिया घोषित कर दिया है। यानी रशिया जहाँ तक कंट्रोल कर चुका है वो रशिया के पास आ जाएगा और 800 मील का एक बफर जोन बनाया जाएगा
ये प्रपोज है, रिपोर्ट्स में ऐसा आ रहा है, अब होता है कि नहीं होता अलग बात है। 800 मील का एक बफर जोन बनाया जाएगा जिसके इधर और उधर मतलब नो मिलिट्री जोन होगा, कोई रशिया या यूक्रेन की आर्मी नहीं रहेगी बल्कि यूरोप की आर्मी रहेगी, अमेरिका की भी नहीं रहेगी। ट्रम्प ने यह भी कहा, आई विल नॉट सेंड अ सिंगल ट्रूप टू द रशियन यूक्रेन वॉर। यूरोप के लोग रहेंगे क्योंकि ये यूरोप का मैटर है, यूरोप के लोग इन्वॉल्व करेंगे और वो बफर जोन रहेगा। ठीक उसी तरह बफर जोन आप कह सकते हैं जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में पीओके हो गया, फिर एक एलओसी बन गई जो जहाँ जहाँ जो आर्मी वहाँ पे रुक जाएगी। और इसके पक्ष में यूक्रेन को क्या करना होगा, यूक्रेन को 20 सालों तक नाटो की मेंबरशिप के बारे में सोचना छोड़ देना पड़ेगा। और थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे तो एक एरिया है कुर्स्क, जहाँ पर यूक्रेन का कब्जा हो गया है और ये रशिया की टेरिटरी है, यूक्रेन को हटना होगा वहाँ से। इस तरह का एक प्रपोज प्लान है जिसमें अगर आप देखेंगे तो एक तरह से ये वन साइडेड प्लान है, इसमें सिर्फ पूरा रशिया का फायदा हो रहा है, यूक्रेन का तो इसमें लॉस हो रहा है। लेकिन फिर भी एक प्रस्ताव है और देखिए इसमें क्या हो सकता है। सुनना है कि जेलेंस्की की भी इस पर सहमति बन गई और 20 जनवरी के बाद शायद कुछ हम लोगों को ऐसा देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारा पैसा, ये भी एक गवर्नमेंट स्पेंडिंग से जुड़ा हुआ है। कहा जा रहा है $70 बिलियन अब तक अमेरिका ख़त्म कर चुका है। और जैसे ट्रम्प बार बार अपनी ये जो इलेक्शन स्पीचेस उसमें ये कह रहे हैं कि जब से मैं आया था, मैंने 16 में का भी आप मेरा देख लीजिए टेन्योर, अभी का अब जब बनेंगे, मैंने कोई भी युद्ध शुरू नहीं किया, मैं युद्ध खत्म करने का प्रयास करूँगा। तो देखते हैं क्या होता है। जैसे उन्होंने उनका इसके में बड़ा एक रीज़न है कि अमेरिका को युद्ध में क्यों नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। रशिया यूक्रेन में फंसा हुआ है, मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रही है उसको आप देख ही रहे हैं। तीसरा, अगर आप सपोज करिए, ये रिपोर्ट आई है स्टॉकहोम जो पीस एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रिपोर्ट है कि अगर मान लीजिए ताइवान और चाइना वाला इशू भी हो जाता है और अमेरिका वहाँ भी खड़ा होगा, क्योंकि वहाँ भी खड़ा होना पड़ेगा उसको, सैद्धांतिक उसकी सहमति है, तो अमेरिका का जो डिफेंस का जो एक तरह से जो उसके पास जो कोई संसाधन है वो सिर्फ 28-29 दिनों तक के लिए ही पर्याप्त होंगे और फिर अमेरिका को भी कोई बचा नहीं पाएगा। ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। इसलिए अमेरिका इधर जो युद्ध चल रहे हैं जिसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ उसको नुकसान हो रहा है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का सोचना है, बाइडेन का नहीं। तो वो वहाँ से हटना चाहता है। नाटो के एक्सपेंडिचर को लेकर कह दिया है कि भाई नाटो का खर्चा सब लोग उठाएंगे, सिर्फ अमेरिका ही नाटो का खर्च क्यों उठाए। भाई जैसे हम लोग सोचते हैं कि भाई हम ही सारा खर्च क्यों उठाएं, वो अपना खर्च खुद उठाएं। तो इस तरह की बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो रशिया यूक्रेन को लेकर इनका ये सोचना है। तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो इस समय मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा है, इजराइल। और इजराइल क्या है? इजराइल को आप समझते हैं कोई अलग कंट्री है, हमें नहीं लगता ये कोई अलग कंट्री है। इजराइल एक तरह से एक्सटेंडेड पार्ट है, अमेरिका का एक्सटेंडेड पार्ट है मिडिल ईस्ट में, जो उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बना हुआ है। और अभी इजराइल ने जो एक तरह से बहुत सारे ऐसे, ट्रंप ने अपनी मिनिस्ट्री में ऐसे लोगों को रख लिया है जो बहुत हार्डकोर प्रो इजराइली लोग हैं, और उसमें एक एम्बेसडर है जो अभी अपॉइंट कर दिया है, और जो डिफेंस सेक्रेटरी बनाने जा रहे हैं और जो स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाने जा रहे हैं, वो दोनों भी एक तरह से एंटी पैलेस्टाइन, एंटी ईरान ट्राइब के लोग हैं। और जब वो गवर्नमेंट में आएंगे तो वो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ईरान को लेकर जो अभी इशू है, अभी ये कहा यह जा रहा था कि ट्रंप पे जो 2 असैसिनेशन के अटेम्प्ट हुए, को मारने का जो तो प्रयास किया गया, उसमें ईरान का हाथ था। ये ऐसी रिपोर्ट आई है, FBI की भी ऐसी रिपोर्ट आई है। तो ईरान को लेकर ट्रंप ने एक बयान भी दिया था जब ईरान ने अटैक कर दिया था। तो ईरान ने कहा था कि हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो अगर ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम युद्ध ख़त्म करने आए हैं, तो उनके बयानों से तो ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि अगर न्यूक्लियर फैसिलिटी को ख़त्म करेंगे, जो उसकी ऑयल प्रोडक्शन की फैसिलिटीज़ है उसको ख़त्म करेंगे, तो इसके फर्दर इम्प्लीकेशंस वर्ल्ड की पॉलिटिक्स पर पूरा देखने को मिलेगा। इवन इंडिया पर भी देखने को इसका असर मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कहा यह जा रहा है कि ट्रंप की जो पॉलिसी पैलेस्टाइन के प्रति होगी, हमें ट्रंप के टेन्योर में याद रखना होगा कि जो ईस्ट जेरूसलम और वेस्ट जेरूसलम है, वेस्ट जेरूसलम को इजराइल की कैपिटल घोषित किया गया था ट्रंप के कार्यकाल में ही। तो ट्रंप उस पॉलिसी को आगे बढ़ाएंगे। और ये कहा जा रहा है कि जो नॉर्दर्न गाजा का पार्ट है, जहाँ पे इजराइल कब्जा कर चुका है, वहाँ पर और भी सेटलर्स को बसाया जाएगा, जैसा कि वेस्ट बैंक में सेटलर्स को बैठाया गया है, और सेटलर्स की आबादी वेस्ट बैंक में और नॉर्दर्न गाजा में और बढ़ा दी जाएगी। तो मिडिल ईस्ट के मुद्दे पे तो ये कहा जा सकता है कि
ट्रंप की पॉलिसी वैसी नहीं होगी जो इससे रशिया और यूक्रेन के प्रति रहेगी। एक और चीज़ यहाँ ध्यान में रखनी है कि न इजराइल और न अमेरिका दोनों ही ट्रंप जो हैं ये ईरान को न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल करते हुए देखना नहीं चाहते, तो वो हर स्टेप उठाएंगे। ईरान के जो बड़े कमांडर थे कासिम सुलेमानी, उनको ट्रंप के कार्यकाल में ही मारा गया था, और ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट जितने सारे मारे गए, वो अगर मोसाद ने मारे या इजराइल ने मारे तो बगैर विश्वास में अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी को लिए नहीं किया गया। तो अमेरिका को उसमें इन्वॉल्वमेंट, अमेरिका की उसमें सैद्धांतिक रजामंदी हमेशा से रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रंप के आने के बाद बहुत परिवर्तन मिडिल ईस्ट के प्रति नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि बाइडेन थोड़ा सॉफ्टन थे, ये और हार्डर हो जाएंगे, ये ऐसा हम कह सकते हैं। ये देखने को मिल सकता है कि जो उनके बयान आए हैं या जो उनका पुराना कार्यकाल रहा है। हाँ, इसमें बस एक अच्छी चीज़ ये थी कि जो अब्राहम अकॉर्ड करवाने का प्रयास ट्रंप ने किया था, 4 मिडिल ईस्ट की कंपनी थी, उसमें कुछ कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत अच्छी प्रगति हुई थी, लेकिन आज के हालात में वो संभव बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। तो ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस रहेगी मिडिल ईस्ट में, और ये लगातार, हमें तो यही लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगी और आगे लगातार बढ़ेगी। फिर जो अगला एक तरह से मुद्दा है जो ट्रंप के आने के बाद चर्चा में आएगा, वो है एक तरह से वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर। वर्ल्ड ऑर्डर और ख़राब होता जाएगा। देखिए, ट्रंप की कुछ पॉलिसीज़ क्लाइमेट चेंज को लेकर बड़ी खतरनाक रही हैं। ट्रंप के कार्यकाल में पेरिस अकॉर्ड से अमेरिका हट गया था। ट्रंप ने कहा था कि हमें क्लीन और ग्रीन एनर्जी नहीं चाहिए। आज जो एक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और क्लाइमेट चेंज का इशू है, तो ट्रंप ये कहते हैं कि हमें क्लीन और ग्रीन एनर्जी की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें फॉसल फ्यूल पे डिपेंडेंसी बनाए रखनी है और उसको और बढ़ाना है अगर हमें सुपर पावर अपने आप को बरकरार रखना है। क्योंकि जिस तरह से चैलेंज उसको मिल रहा है रशिया से, चाइना से और जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, उनका कहना है कि अगर हम जो है वैकल्पिक संसाधनों पे गए तो हमारी जो सुपर पावर का स्टेटस है वो कम होगा। इसलिए हमें फॉसिल फ्यूल्स पे अपनी डिपेंडेंसी को और बढ़ाए रखना है और उसको और आगे बढ़ाना है। वैकल्पिक संसाधन अलग हैं, इसीलिए वो पेरिस अकॉर्ड से हट गए थे। उनका कहना है कि हमें अमेरिका की चिंता करनी है, हमें पूरी दुनिया की चिंता नहीं करनी है। हमें अमेरिका को हरा भरा बनाना है, इसके लिए चाहे भले ही पूरी दुनिया में हमें जंगल बनाना पड़े या फिर हमें उसको जो भी करना पड़े। ऐसा उनकी पॉलिसी इसको लेकर भी है। तो एक क्लाइमेट चेंज को लेकर एक बड़ा कंसर्न है कि, और दूसरा जो वर्ल्ड ऑर्डर है, वर्ल्ड ऑर्डर में जैसे आजकल कहा जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी समस्या यही है कि कोई वर्ल्ड ऑर्डर ही नहीं है। हर देश अपने इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहा है और कोई ओवर आर्चिंग अथॉरिटी नहीं है। आप अभी देखिए, इजराइल ने यूएन की बहुत सारी संस्थाओं को इजराइल में बैन कर दिया है, उनको घुसने नहीं दे रहे, उनके कई लोगों को मार दिया है जो बॉम्बिंग हुई है। यूएन के लोगों को जो रिहैबिलिटेशन कैंप चलाते हैं, वहाँ पर ह्यूमन राइट के काम करते हैं। तो इससे पता चल रहा है कि दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर कहीं भर भी किसी प्रकार कोई काम नहीं कर रहा है। रशिया अपने पे एक्ट कर रहा है, यूएस अपने पे एक्ट कर रहा है, चाइना अपने पे एक्ट कर रहा है। कोई एक ओवर आर्चिंग अथॉरिटी नहीं है जो किसी को कंट्रोल कर सके और गाइड कर सके। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा तो सब मनमाने ढंग से एक्ट करेंगे और उसका रिपरकशन फिर एक तरह से कहते हैं ना, पॉलिटिकल साइंस में आईआर पढ़ता है, डोमिनो इफेक्ट पैदा होगा कि एक चीज़ से कई चीज़ें मल्टीपल तरीके से आगे बढ़ेंगी और वो बड़ा खतरनाक पूरी दुनिया के लिए होगा। तो अब अगर थोड़ा सा हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, देखिए इंडिया यूएस रिलेशंस को अगर हम थोड़ा देखें तो हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इंडिया यूएस रिलेशन यूनिपोलर वर्ल्ड में कैसा था, इंडिया यूएस रिलेशन बाइलेटरल जो बाइपोलर वर्ल्ड था, यानी जब कोल्ड वॉर का एरा था 1945 से 1991 तक, और जब मल्टीपोलर एरा है उस समय इंडिया यूएस रिलेशंस क्या है। देखिए, हमने हमेशा कहा है कि यूएस के जो राष्ट्रपति बदलते हैं बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है, पॉलिसीज़ वही रहती हैं। कई बार ये कहा जाता है कि मोदी जी के साथ उनका बहुत पर्सनल एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। ऐसा पॉलिसी डिसीजन के लेवल पे बहुत खास इसका अंतर देखना नहीं। हाँ, इसमें कोई नो डाउट कि मोदी ने एक पर्सनल टच फॉरेन पॉलिसी में ऐड किया है। कई बार उसका मतलब लाभ भी भारत को मिला है, जो अक्सर अखबारों में नहीं छपता, लेकिन उसका लाभ मिला हुआ है। तो कहा यह जा रहा है कि मोदी और ट्रंप के बीच में जो एक बॉन्डिंग है उसका लाभ दिखने को मिलेगा, लेकिन हमें लगता नहीं है उसका लाभ उतना दिखना। जैसे हमें ट्रंप नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम ये हुआ, हाउडी मोदी कार्यक्रम वहाँ पे हुआ, तो उतना जैसे H1B वीज़ा को लेकर एक बहुत बड़ा इशू है। तो जो पिछला टर्म का जो कार्यकाल था उसमें 28% उसमें
कट कर दिया गया था H1B वीज़ा को। भारत दुनिया में H1 वीज़ा कई देशों को अमेरिका जारी करता है। उसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा संख्या भारतीय छात्रों की है, लगभग 3,15,000 छात्र अब वहाँ पढ़ रहे हैं H1B वीज़ा के आधार पे। दूसरे नंबर पे चाइना है जो सिर्फ 51,000 है, अभी हम आज ही हमने उसका आंकड़ा देखा है। तो भारतीय छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसका नुकसान भारतीय छात्रों को होगा क्योंकि H1B वीज़ा रिजेक्ट किए जाएंगे। उसका कारण ये है कि अमेरिका ये चाहता है कि जो भारतीय युवा हैं जो कम कॉस्ट पे काम करने को तैयार हो जाते हैं, उससे क्या अमेरिका में बेरोज़गारी की समस्या डायरेक्ट जुड़ी हुई है। लेकिन इसके साथ ही जो एस्पिरेशनल यूथ है, जो टैलेंट है, इंडियन टैलेंट है या जो बाहर का टैलेंट है, उसको भी अमेरिका बनाए रखना चाहता है। तो वो बहुत कम नहीं करेगा, हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें वो ज़रूर कम करेगा। इसके साथ ही साथ जो एक तरह से क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ है वो हमें, उसमें अमेरिका हमें मदद दे सकता है, काफ़ी समय से दे रहा है। अभी अमेरिका के साथ जो एक MQ-9 रीपर ड्रोन के समझौते किए हुए हैं, वो एक 2+2 डायलॉग जो हमारा उसके साथ चलता है, उसमें काफ़ी हमें उसका बेनिफिट मिल सकता है। ट्रेड को लेकर एक समस्या है जो हमने अभी पहले डिस्कस की, वो एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन अमेरिका की ज़रूरत पहले हमें थी, आज के दौर में अमेरिका को हमारी ज़्यादा ज़रूरत है। क्वाड की मीटिंग अगले साल भारत में होने जा रही है, ट्रंप आएंगे इसमें। अमेरिका भारत को एज अ बैलेंसर देख रहा है चाइना के अगेंस्ट, और एलन मस्क का जो उनको एस मिनिस्ट्री में ऐड किया, उसका एक बड़ा कारण है कि एलन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, और भी बहुत सारी कंपनी है, जैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत सारी चाइना में है। तो वहाँ से हम उसको चाइना से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हटा के भारत में उसको शिफ्ट करेंगे, तो इसका हमें लाभ भी मिल सकता है। तो कहीं कहीं हमें लाभ भी है, कहीं कहीं हमें नुकसान भी है। लेकिन हम जो अपने दिमाग में ये रखे रहते हैं कि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति वहाँ पहुँच गया है तो वो बहुत कुछ करेगा, तो हमें नहीं लगता कि इसका कोई लाभ देखने को मिलता है, ऐसा कुछ होगा नहीं। एशिया पैसिफिक में जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो क्वाड बनाया हुआ है, जो चाइना की एक्टिविटीज़ हैं, उसमें जापान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और US है। तो इनका जो क्वाड बना हुआ है एशिया पैसिफिक, या इंडो पैसिफिक कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले चाइना उसको एशिया पैसिफिक कहता है, लेकिन अमेरिका और जो इंडिया है वो उसको कहता है कि ये इंडो पैसिफिक एरिया। उसमें इंडिया की जो प्रेजेंस है उसको कैसे और स्ट्रेंथन किया जाए, इस पर दोनों के बीच में बात होने की पूरी संभावना है। और भी ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, ह्यूमन राइट का इश्यूज़ है। इवन जो अटॉर्नी जनरल इस बार नियुक्त किया है अमेरिका ने वहाँ पर, वो कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, जैसे खालिस्तान का एक इशू है। खालिस्तान में जो बहुत सारे ऐसे सपोर्टर्स जो अमेरिका में रह के एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनके प्रति अब तक बाइडेन गवर्नमेंट उनका रुख बहुत वो ऐसा सॉफ्ट था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि शायद वो उन एक्टिविटीज़ में कमी आएगी। और जो अभी कनाडा को लेकर भी एक इशू हुआ है कि जस्टिन ट्रूडो ने मजाक उड़ाया था। आपको एक इंसिडेंट याद हो तो लंदन में मीटिंग थी नाटो की। उस मीटिंग में इमैनुअल, वीडियो भी उसका मौजूद है, इमैनुअल मैक्रोन खड़े थे, बोरिस जॉनसन खड़े थे, जस्टिन ट्रूडो खड़े थे, ये लोग बात कर रहे थे। वो वॉइस जो है रिकॉर्ड हो गई थी। तो उसमें जस्टिन ट्रूडो मजाक उड़ा रहे थे कि ट्रंप का, क्योंकि कभी कभी ट्रंप ऐसी बात कह भी देते हैं कि लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। जैसे कोरोना में उन्होंने कहा था कि वैक्सीन लगाने के बजाय वैक्सीन अगर पी ली जाए तो वो ज़्यादा फ़ायदा करेगी। तो वो ऐसी बात बोल देते हैं अपने कैंपेन में और लगातार बोलते रहते हैं। और अगर आप उनको सुनेंगे तो वो आपको आनंद भी आएगा, क्योंकि वो कभी कभी ऐसी बात बोल देते हैं कि कभी कभी क्या जनरली बोल देते हैं। तो जस्टिन ट्रूडो का मजाक उड़ा, तो वो उस मीटिंग को छोड़ के डोनाल्ड ट्रंप चले गए थे और उसी के बाद वो पेरिस अकॉर्ड से हट गए थे। और उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को कहा था ही इज़ अ टू फेस्ड मैन। तो उसका एक रिप्लाई उन्होंने बहुत तगड़ा दिया था। और इस वजह से जो खालिस्तान से रिलेटेड इंडिया की जो पॉलिसी है उस पर हमें शायद थोड़ा सा बेहतर रुख देखने को मिले। जो बहुत सारे ऐसे अरेस्ट हुए हैं, जैसे एक निखिल गुप्ता का अरेस्ट हुआ है, जिसको कहा गया था जैसे एसेसिनेशन प्लॉट कर रहा था गुरवंत सिंह पन्नू के खिलाफ, उसको पकड़ लिया गया वहाँ पे। तो जो वहाँ के अटॉर्नी बनाए गए और जो इस समय अपॉइंट किए जा रहे हैं, नई टीम जो बनाई जा रही है ट्रंप की, उसमें ऐसा है कि बहुत सारे इंडियंस को शामिल किया जा रहा है। और जो स्वप्निल जी ने भी शुरुआत में कहा कि हिंदू हितों की बात की थी, और क्योंकि वहाँ हिंदू बहुत सारे रह रहे हैं और जो मेजॉरिटी है वो इंडियंस की, वो बहुत पावरफुल है वहाँ पर, तो उसको लेकर भी एक इम्पॉर्टेंट बात की जा रही थी। तो कुल मिला के अगर हम ये कहें कि ट्रंप के आने के बाद क्या बहुत कुछ बदलेगा, हमें नहीं लगता है कुछ बहुत बदलेगा।
देखिए सीधी सी बात है, हर बार ये इंसान की एक भावना कह लीजिए या उसका जीने का एक दृष्टिकोण कह लीजिए कि वो उम्मीद रखता है, तो उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद रखना अच्छी बात है, लेकिन हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने जा रहा है। ये ज़रूर हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के लिए सबसे बड़ा अमेरिका फर्स्ट जो उनका नारा भी है, वो अमेरिकन इंटरेस्ट को देखते हैं। अगर उस इंटरेस्ट में आपका इंटरेस्ट भी अगर फुलफिल हो गया तो ये आपके भाग्य की बात है, या आपके लिए अच्छी बात है। अदरवाइज नहीं होता तो फिर दुखी होने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। जैसे वो अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, हमें अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में ये बात कही जाती है कि जो चीज़ दिखाई देती है वो तो बिल्कुल नहीं होती, और जो नहीं दिखाई देती वही हो जाती है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के ही हमें ट्रंप की जीत के मायने अपने अपने तरीके से खोजने चाहिए। तो आपका बहुत धन्यवाद, क्योंकि सदा की भांति जो था ये काफ़ी विचारोत्तेजक आपका भाषण था और अनेक बहुत महत्वपूर्ण बातें इसमें कही गई। ट्रंप के जीत के मायने क्या हैं, उसकी तरफ आपने हमारा ध्यान आकर्षित किया। अमेरिका के लिए, संसार के लिए और भारतवर्ष के लिए मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। मैं शायद आप में से कुछ चंद लोगों में से हूँ जो कि अमेरिका में मैंने कुछ समय बिताया है, 4-5 साल। और जब कमला हैरिस जो थी वो आगे चल रही थी, तो मुझसे एक मेरे मित्र जो कि बाद में IAS हो गए और होम सेक्रेटरी भी हो गए थे, तो काफ़ी दुखी चल रहे थे कि जो है ट्रंप जो है हार जाएंगे, कमला हैरिस जो है जीत जाएंगी। तो मैंने उन्हें कहा था नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जितना मैं अमेरिका को जानता हूँ, अभी ये बात कह रहे थे ना कि अमेरिका फर्स्ट, तो अमेरिका फर्स्ट के साथ साथ एक और भी चीज़ है जिसकी तरफ जो है तुमने ध्यान आकर्षित किया, कि अमेरिका कहने के लिए तो बहुत लिबरल है, लेकिन अगर प्रैक्टिस में देखा जाए तो वो वैसा नहीं है। और वो इसलिए है क्योंकि वो उसकी जो प्रवृत्ति है, मूलतः जो प्रवृत्ति है वो मार्क्सवादी है, मतलब पुरुष केंद्रित समाज है। और इसीलिए जो है वो आखिर में हैरिस सर्वेज में जीतती रही, लेकिन आखिर में आकर जो है ट्रंप जीत गए। ट्रंप को लेकर जो है मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम लोगों को चिंता होनी चाहिए। चिंता इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जब अमेरिका को वो सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना चाहते हैं और ये कहते हैं बार बार कि I'll try to make the USA great again, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब जो है दो ही मुझे समझ में आता है। एक तो ग्रेट इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड पावर, जिसका मतलब यही है कि हाँ उसका ज़ोर जो है सारे देशों में चलेगा, और दूसरा ये कि वो जो है सबसे बड़ा व्यापारी होगा। और उसकी तरफ जो है डॉक्टर श्रीवास्तव ने हम लोगों का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि एक चीज़ जो कि वो होने वाली है वो ये है कि हिंदुस्तान, जिसका काफ़ी बड़ा व्यापार, सबसे अधिक व्यापार वो अमेरिका से करता है, मेरे ख्याल से 700-800 बिलियन डॉलर्स का दोनों का व्यापार है। तो भारतवर्ष के जितने भी सामान वहाँ जाएंगे उस पर टैक्स लगना मुझे दिखाई दे रहा है, और अभी जो टैक्स लग रहे थे उतने ही नहीं, उससे अधिक टैक्स लगना। और वही जो है चीन के साथ होने वाला है।
100% टैरिफ चीन के लिए तो कहा है। 100% उनके लिए कहा गया है, तो चीन के साथ तो वो होगा ही। लेकिन वो चीन मात्र के साथ नहीं होगा, वो भारतवर्ष के साथ भी होगा। और भारतवर्ष को शायद उसको लेकर थोड़ी बहुत चिंता जो है करनी चाहिए। मुझे लगता है थोड़ी बहुत नहीं, बहुत चिंता करनी चाहिए। दूसरी चीज़ जिसकी तरफ जो है आप लोगों ने भी ध्यान आकर्षित किया और अनिल जी भी जो है ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, उसे शायद सोचने की ज़रूरत है। ट्रंप आज के बारे में तो सोच रहे हैं, लेकिन उनकी जो सोच है वो कुछ अलग तरह की है। अगर वो तेल अलग निकाल लेंगे, फॉसिल फ्यूल जिसकी बात आप कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना फॉसिल फ्यूल बचा हुआ है, हम कितना उसको खर्चा कर सकते हैं। क्या हम अपनी आने वाली जनरेशन्स के बारे में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं? क्या हमें मालूम है कि हम जो हैं अपने पर्यावरण को कितना दूषित करने जा रहे हैं फॉसिल फ्यूल के माध्यम से? क्योंकि हम यहाँ पर जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो है किसकी बात कर रहे हैं? फॉसिल फ्यूल्स की बात कर रहे हैं। अगर हम फॉसिल फ्यूल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि पर्यावरण जो है वो निश्चित रूप से ख़राब हमारा होने वाला है। और ये केवल फॉसिल फ्यूल तक ही सीमित नहीं है। पर्यावरण जब खराब होता है तो सारा कुछ जुड़ा हुआ है। उसमें जो है जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वो सब जुड़े हुए हैं और वो कहीं न कहीं पर जो है उनका जो दुष्परिणाम है वो हमें दिखाई देगा। क्योंकि पर्यावरण का मुझे ये लगता है कि ट्रंप जो कह रहे हैं और जो करना चाहते हैं, अगले 5 वर्षों में काफ़ी नुकसान होने जा रहा है, अमेरिका में भी और अमेरिका के बाहर भी। एक और बात जो कि मुझे लगती है, जिसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ मैं, जिसकी तरफ अनिल जी भी हम लोगों का ध्यान दिला रहे थे, वो ये है कि अमेरिका जो है चाहेगा ये कि किसी तरीके से जितनी भी संधियां हैं, नाटो जिसकी आए बात कर रहे थे, उससे वो निकल आए। लेकिन अमेरिका को अगर जो है इफ़ ट्रम्प वांट्स टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो नाटो से निकलकर तो ग्रेट नहीं रह पाएगा वो। मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर वो संभावना मुझे दिखाई देती है। लेकिन इतना ज़रूर होगा कि वो अपना कमिटमेंट जो भी कुछ है पैसे का यूरोप में, उसको वो कम करना चाहेगा। और मुझे दिखाई ये देखता है कि शायद जो लड़ाइयाँ अभी जिसको बंद करने की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं शायद और देशों में जो है वो उत्पन्न होगी। मुझे एक जो चिंता लगी हुई है वो ये लगी हुई है कि ईरान के साथ जो है अमेरिका का क्या संबंध होने वाला है। ये शायद थोड़ा देखने की ज़रूरत है और समय बताएगा कि अगर कहीं वो वाला वो हुआ तो उससे जो है भारत के लिए जो है उसके बहुत दुष्परिणाम निकलने वाले हैं। एक अंतिम बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है, उस बात को लेकर मुझे चिंता है। ऐसे व्यक्तियों से मुझे बड़ी परेशानी होती है जो कि अपने और पराये में भेद करते हैं। और ट्रंप जो है मुझे एक ऐसा शख्स लगता है जो अपने और पराये का बहुत भेद करता है। एक ज़माना ऐसा था जबकि आपको शायद पता ही है, अमेरिका जो है वो अपने आप में तो कोई राष्ट्र नहीं है, वो इमिग्रेंट से ही बना हुआ है। मैं 1972 की बात बता रहा हूँ, जब मैं विदेश से अमेरिका से वापस आ रहा था तो मेरे अमेरिकन मित्र जो है मुझसे पूछा करते थे, अरे तुम हिंदुस्तान क्यों जा रहे हो, यहीं क्यों नहीं रहते हो? अब उसका उल्टा हो गया है। 50 साल बाद अब जो है हेती के लोग जो है वो कुत्ता खा रहे हैं। यही कहा था ना ट्रंप ने। हेती के लोग कौन हैं ये आपको मालूम है?
उनका रंग जो है अमेरिकन से फ़र्क है। तो जो अंतर करने की प्रवृत्ति है ट्रंप की पुरुष और महिला के बीच में, गोरे और काले के बीच में, उसका दुष्परिणाम मुझे लगता है कि शायद हमें दूसरे स्थानों पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हो यही रहा है कि बाज़ार जैसे जैसे बढ़ता है, हम यहाँ भी देख रहे हैं, हिंदुस्तान में भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे बाज़ार बढ़ता जा रहा है उस तरह से अस्मिताओं की लड़ाई, आइडेंटिटीज़ की लड़ाई जो है बढ़ती चली जा रही है। जगह जगह आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र के इलेक्शंस हो रहे हैं, महाराष्ट्र के इलेक्शंस में जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो आइडेंटिटीज़ की लड़ाई है। कहीं पर कोई जो है रिजर्वेशन की बात करता है तो कहता है मराठा होना चाहिए, कभी कोई कहता है कि जातिगत की जनगणना होनी चाहिए, कोई जो है वो वक्फ को बंद करने की लड़ाई लड़ता है, कोई वक्फ को न बंद करने की लड़ाई लड़ता है। और जहाँ पर जो है समाज टूट जाता है, डिसइंटीग्रेट कर जाता है, वहाँ पर ऐसे समाजों का कोई भविष्य नहीं होता है। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो ऐसे समाज की बात कर रहे हैं जहाँ पर कि सब कोई लोग मिलकर रहते हैं। और अगर ट्रंप के आने से हमारी इंक्लूसिवनेस बढ़े, हमारा समावेशन बढ़े, तो मुझे लगता है कि संसार का कुछ कल्याण होगा। लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि ट्रंप के आने से जो सबसे अधिक नुकसान होने वाला है वो समावेशन के समाप्त हो जाने का है, संबंधों के टूट जाने का है। ऐसा ना हो, ईश्वर से मैं ऐसी ही प्रार्थना करूंगा। आप सबका बहुत धन्यवाद।